ये बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। रायपुर से मिल रही है। बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। आज 505 करोड़ के अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। बता दें आपको, छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत मध्य प्रदेश के विधानसभा सत्र के साथ ही बजट सत्र के साथ शुरू हुई थी। आज तीसरा दिन है और जिस तरह कल की बात करें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल यानी मंगलवार को सदन में तीसरा अनुपूरक बजट रखा था। हालांकि आज विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के विधायक एक बार फिर से काम रोको प्रस्ताव ला सकते हैं। तो आज का दिन भी हंगामेदार होने की संभावना जताई जा रही है। जिस प्रकार से बीते दिन भी देखा गया था, विपक्ष ने काफी ज्यादा कटाक्ष और काफी ज्यादा सवाल किए थे सरकार से। हालांकि दूसरी बात प्रेरणा, हम ये भी देख रहे हैं, कल ही की बात है जब दूसरे दिन विपक्ष में बैठी बीजेपी के कुछ विधायकों ने काम रोको प्रस्ताव लाया था प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर। हालांकि सरकार पर यह आरोप भी लगाए बीजेपी के विधायकों ने कि आखिर भूपेश सरकार चर्चा से बचना क्यों चाहती है। काम रोको प्रस्ताव हम इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि प्रदेश में आपराधिक घटनाएं इस तरह से बढ़ रही है। चेन स्नैचिंग, बढ़ते महिला अपराध, बलात्कार, रेप की घटनाएं, चोरी डकैती की घटनाएं बीते साल के मुकाबले बढ़ी है, जिस पर सरकार और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति फेल नजर आ रही है। बिल्कुल दीपक, जिस प्रकार से विपक्ष ने बीते दिन आरोप सरकार पर लगाए थे, उसी कड़ी में आज फिर से एक बार विपक्ष काम रोको प्रस्ताव ला सकता है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा शुरू होते ही हंगामे भी शुरू हो गए और सत्र के दूसरे दिन यानी मंगलवार को एक बार फिर से पक्ष विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक सदन के भीतर देखने को मिली। और इस बार मुद्दा रहा प्रदेश में कानून व्यवस्था का। राज्य में लगातार बढ़ती हत्या, चोरी डकैती और बलात्कार की घटनाओं को लेकर विपक्ष ने काम रोको प्रस्ताव लाकर सरकार की घेराबंदी करने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ में पिछले 3 महीनों की आपराधिक घटनाओं की गूंज सदन में सुनाई दी। इस मसले पर विपक्ष आक्रामक दिखा। विपक्ष की ओर से कानून व्यवस्था के मुद्दे पर काम रोको प्रस्ताव लाया गया। विपक्ष ने सिलसिलेवार हत्या, रेप और चाकूबाजी की घटनाएं गिनाते हुए उन पर चर्चा की मांग की। करीब 20 घटनाओं का जिक्र करते हुए विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा। चर्चा शुरू हुई तो मुख्यमंत्री पर जीरम के सबूत नहीं उजागर करने का आरोप भी लगा। सरकार का संरक्षण है और पूरा छत्तीसगढ़ इससे आतंकित है। आम आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है और इस स्थगन प्रस्ताव पर आज ग्राह्यता पर चर्चा हो रही थी और ग्राह्यता पर चर्चा के समय अचानक इस प्रकार से स्थगित कर देना, यह सरकार की दुर्भावना है। ये सरकार सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, पूरे सरकार के संरक्षण में छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है। आज तारीख तक की घटनाओं को जोड़े स्थगन में तो प्रतिदिन आदमी जो अपराध में मर रहे हैं, तो उससे ये लगता है छत्तीसगढ़ में आदमी की जान की कीमत गाजर और मूली जितनी है। और ये स्थिति इसलिए बनी कि हर तरह के अपराध को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। यदि आप कांग्रेसी हैं तो सीधे निर्देश है कि आपके ऊपर कोई कार्रवाई मत हो, और यदि आप दूसरे कार्यकर्ता हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आप फंसा दिए जाएंगे। दूसरी बात एक्सटॉर्शन की है। यदि आप वसूली देते हैं, कट मनी देते हैं, तो हर तरह के अपराधी छत्तीसगढ़ में आमंत्रित हैं। तो अपराध बढ़ने का ग्राफ यह है। विपक्ष के हमले पर सत्ता पक्ष की तरफ से गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, घटनाएं जरूर हुई हैं, लेकिन अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। गृह मंत्री ने सदन में सरकार का पूरा बचाव किया। मेरे वक्तव्य में मैंने स्पष्ट कहा है कि कहीं पर भी उनके कार्यकाल का जब ये कोई ग्राह होता या सदन में अभी बजट का होगा या अन्य मुद्दे आएंगे, हम आंकड़े सहित प्रस्तुत करेंगे कि उनके कार्यकाल में कितना हुआ, इस कार्यकाल में कितना हुआ। उसको सबसे बड़ी बात यह है जो मैंने वक्तव्य में कहा है, बात लगभग 30 घटनाक्रमों का एक साथ जोड़ के उन्होंने स्थगन दिया। उसमें लगभग 26 प्रकरणों में तो हम लोग अपराधी को गिरफ्तार कर चुके हैं और लगभग 3 प्रकरण है जिसमें गिरफ्तारी शेष है, एक आत्महत्या का है। इस मसले पर विपक्ष विस्तृत चर्चा चाहता था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इसे स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद गर्भगृह में जाकर बीजेपी के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। हंगामे के बीच कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। बाद में स्पीकर ने वेल में जाकर प्रदर्शन करने वाले बीजेपी विधायकों को दिन भर के लिए निलंबित कर दिया। कार्यवाही भी दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। कुल मिलाकर कानून व्यवस्था जैसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाई। कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर।
और अगर आप छत्तीसगढ़ जा रहे हो तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल राज्य में आने वाले यात्रियों की अब स्क्रीनिंग होगी। दूसरे राज्यों से आने पर कोविड स्क्रीनिंग और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग भी होगी। दरअसल सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं सभी कमिश्नरों और जिला कलेक्टरों को कि उन्हें हर तरह से इस बात का ख्याल रखना होगा। तमाम अलग अलग एयरपोर्ट्स जो हैं प्रदेश के या फिर जो रेलवे स्टेशन हैं, बस स्टेशन है, बस स्टैंड, वहां पर यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाए ताकि बढ़ते कोरोना के आंकड़ों पर थोड़ा अंकुश लगाया जा सके। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में देखा गया, महाराष्ट्र में देखा गया, तो कोरोना की जो थर्ड वेव है वो आ रही है और इसी के चलते सुरक्षा के मद्देनजर इस प्रकार का फैसला लिया गया है। तो अब जो भी राज्य में दाखिल होगा उन यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। इधर छत्तीसगढ़ राज्य में अप्रैल के महीने से नई बिजली दर क्या होगी, इसको लेकर विद्युत नियामक आयोग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग की जनसुनवाई शुरू हो गई। वहीं कृषि गैर घरेलू उपभोक्ताओं की सुनवाई भी हुई। आज उद्योग, स्थानीय निकाय, नगर निगम, ट्रेड यूनियनों को भी सुनवाई के लिए बुलाया गया है। जन सुनवाई में सभी पक्षों को सुनने के बाद नियामक आयोग मार्च के आखिरी हफ्ते में बिजली की दरें घोषित करेगा। हमारा ये कहना है कि किसानों के एग्रीकल्चर पंप में बिजली के मीटर लगाए जाए। माननीय कमीशन पिछले कई सालों से हमारे निवेदन पर लाइसेंसी कंपनी को कह रही कि मीटर लगाया जाए। लाइसेंसी कंपनी कमीशन को भी कोई गंभीरता से नहीं ले रही है, इनके आदेश का पालन नहीं कर रही है। आयोग से हमारा कहना ये है कि दर जो है वो जो पिछली दरें हैं उनको यथावत रखा जाए। घाटे के और अन्य कारण हैं, उसमें लाइन लॉस मुख्य है। लाइन लॉस के अलावा इनका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो वीक है, ट्रांसफार्मिंग और बहुत सारे पार्ट जो हैं उसको ये ठीक करें। और आम जनता आज की तारीख में जो महंगाई से त्रस्त है और वर्तमान हालत में आगे देश में और महंगाई के बढ़ने के चांसेस हैं, तो विद्युत उपभोक्ताओं के ऊपर आयोग मानवीय संवेदना दिखाते हुए ये टैरिफ दर को जैसा यथावत है वैसा ही रखे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सिवनी के दिघौरी धाम पहुंचे, जहां उन्होंने शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की जन्मस्थली पहुंचकर आशीर्वाद लिया। बता दें आपको, इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ मंत्री, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे भी मौजूद थे, जिन्होंने स्वरूपानंद सरस्वती को 10 एकड़ जमीन का पट्टा सौंपा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भागवत कथा में भी सम्मिलित हुए। ये उनके पुराना क्षेत्र भी है, यहाँ एक अवसर मिला और जगतगुरु शंकराचार्य जी का आशीर्वाद मिला। प्रदेश के धन धान्य और सुख संपत्ति शांति के लिए ही प्रार्थना की जाती है, तो आज आशीर्वाद लेने हम लोग आए। इस वक्त हम खड़े हैं दिघौरी धाम में, जो कि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी की जन्मस्थली है। इस वक्त यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन चल रहा है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर उमड़े हुए हैं। अब से कुछ ही देर पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वहाँ के सीनियर मंत्री रविंद्र चौबे भी यहाँ पहुंचे थे, जिन्होंने शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी से आशीर्वाद लिया। और यहाँ पर इस वक्त माहौल धर्ममय है। आप देख सकते हैं श्री राम के जयघोष के बीच श्रद्धालु तल्लीन हैं। एक धर्म राग का आलाप यहाँ पर चल रहा है, जिसे खुद शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी गुनगुना रहे हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। एक बड़ा मेला यहाँ पर लगा हुआ है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। सिवनी जिले में ये दिघौरी धाम आता है। यहाँ के आसपास के जो जिले हैं, चाहे वो बालाघाट हो, छिंदवाड़ा हो, नरसिंहपुर हो या फिर खुद सिवनी जिला, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। मेला है और उत्सव जैसा माहौल है। इस वक्त पूरा माहौल धर्ममय है। कैमरामैन शंकर बागड़े के साथ मैं निशांत बिसेन, दिघौरी धाम, बंसल न्यूज के लिए। इधर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से ही खबर, जहां मंगलवार को बिलासा दाई कैप्टन एयरपोर्ट का सांसद विवेक तनखा ने निरीक्षण किया और वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं इसका उन्होंने जायजा लिया। बता दें आपको, बिलासपुर वासियों को एयरपोर्ट के लिए उन्होंने शुभकामनाएं भी दी और कहा कि बिलासपुर को एयरपोर्ट मिलने से विकास को एक नई उड़ान मिलेगी।
रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में चल रही जूनियर डॉक्टर की हड़ताल खत्म हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के साथ बैठक के बाद जूनियर डॉक्टर अध्यक्ष ने हड़ताल से वापस आने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि जेल प्रहरी ने 2 डॉक्टरों से मारपीट की थी, जिसके विरोध में जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे। इधर इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर बाकी विभाग बंद रहे, जिससे दिन भर मरीजों को थोड़ा परेशान भी होना पड़ा। हालात बिगड़ता देख प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव खुद मेडिकल कॉलेज पहुंचे और जूनियर डॉक्टरों से उन्होंने मुलाकात की। जूनियर डॉक्टर ने अस्पताल में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री सहमति देते नजर आए। इधर रायपुर के अंबेडकर अस्पताल के सीनियर डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार और जूनियर डॉक्टर्स के साथ मारपीट को लेकर अब छात्रों ने प्रदर्शन का रास्ता अपनाया है। लिहाजा बिलासपुर के सिम्स मेडिकल स्टूडेंट्स ने विरोध प्रदर्शन किया और इसी के साथ जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए। दरअसल अंबेडकर अस्पताल के रेडियोलॉजी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर नेताम के साथ पुलिस कांस्टेबल शत्रुघ्न उरांव ने दुर्व्यवहार किया था और जूनियर डॉक्टर अमन और मनोज के साथ मारपीट भी की थी, जिसके बाद मामले को मेडिकल कॉलेज प्रबंधन छात्रों ने गंभीरता से लिया है। बता दें आपको, मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इन घटनाओं के बाद डॉक्टर्स काफी चिंतित हैं। उनकी परेशानी बढ़ गई और डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इधर बिलासपुर शहर में ड्रेनेज सिस्टम के नाम पर निगम एक बार फिर से करोड़ों रुपए खर्च करने की तैयारी में है। निगम ने इसके लिए 14 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनाया है। इसमें शहर के नाली नालों और नहरों को दुरुस्त करने की योजना है। दरअसल शहर में ड्रेनेज एक बड़ी समस्या है। बरसात में सबसे ज्यादा शहरवासियों को बदहाल ड्रेनेज सिस्टम का खामियाजा भुगतना पड़ता है। यहाँ स्थिति ऐसी होती है कि अगर मान लीजिए बारिश होती है तो थोड़ी ही देर में शहर के अधिकांश हिस्से जलमग्न हो जाते हैं। हालांकि निगम हर साल ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए करोड़ों खर्च करता है, लेकिन उसके बाद भी समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। हमें 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत 13 करोड़ रुपए की राशि बरसाती पानी के निकासी हेतु नाला निर्माण के लिए स्वीकृत हुआ है और इसके लिए प्रस्ताव बनाकर हमें जल्दी से जल्दी शासन को भेजा जाना है ताकि उस राशि शीघ्र प्राप्त हो सके और उसका इसी बरसात के पहले उसको उपयोग किया जा सके। इधर योजना को लेकर शहर सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। पूर्व महापौर शहर सरकार पर तंज कस रही है कि सरकार केवल प्लान बनाकर वाहवाही लूटना चाहती है। वहीं निगम सभापति का कहना है, पिछली शहर सरकार के गलत प्लानिंग और कोई काम नहीं करने का नतीजा है कि आज शहर को जलभराव की समस्या से जूझना पड़ रहा है। आरोप लगाना कांग्रेस का चरित्र बन गया है। 2 वर्षों में नित्य नई योजनाओं का नाम देकर अखबारों में सुर्खियों बटोरने के लिए झूठी वाहवाही लूटने का काम करने के अलावा इनके पास और कोई काम नहीं है। यदि इनकी नीति और नीयत साफ हो तो हमारे कार्यकाल के समय में ही जिन स्थानों पर जल भराव अतिक्रमण के कारण होता है, उन चिन्हित स्थानों से अतिक्रमण बगैर भेदभाव के हटाने का काम कांग्रेस चालू करे। विपक्ष जो है नासमझ है। अभी जो उनके 15 साल के अंदर जितने नाला नालियाँ बनाए थे, उनका पोल इस समय खुल गया इस बारिश में। इस बारिश से जितना मकान डूबे, जितने जगह डूबे, वो कभी इतना डूबा नहीं आया था। तो उनका कल ही खुल गया कि 15 साल में क्या विकास किए। हमारे महापौर और नगर निगम आई तो मैं स्वयं खुद जहाँ जहाँ जल पानी का भराव था उसको भौतिक परीक्षण किए। उसी को ध्यान में रखते हुए महापौर जी ने मांग की थी, जिसके तहत 15 वित्त आयोग का 15 करोड़ रुपया आया है ताकि जहाँ जहाँ जल भराव की स्थिति है दोबारा ना हो। और वहीं आगामी साल के बजट के लिए रायगढ़ नगर निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। शहर के विकास को लेकर जारी होने वाले बजट के लिए महापौर ने आम जनता से सुझाव भी मांगे हैं। इसके लिए उन्होंने एक मोबाइल नंबर जारी किया है। महापौर जानकी काटजू का कहना है कि सुझावों पर चर्चा कर उन्हें बजट में शामिल किया जाएगा।
इधर बीजेपी महापौर की इस पहल को महज ढकोसला बता रही है। बीजेपी का आरोप है कि पिछले साल भी इसी तरह पार्षदों से और आम जनता से सुझाव मांगे गए थे और चुनावी घोषणा पत्र में संपत्ति कर आधा करने के साथ जल कर का सरचार्ज माफ करने का वादा किया था। पिछले बार कोरोना के चक्कर में हम लोग बजट का बैठक नहीं रख पाए थे, तो इस साल बुद्धिजीवी से, पार्षदों से और पत्रकार मीडिया सभी से अनुरोध की हूँ मैं कि उन्होंने अपना प्रस्ताव भेजे, सुझाव भेजे। मोबाइल नंबर भी मैं जारी की हूँ और पत्र के माध्यम से भी दे सकते हैं अपना सुझाव। जो लेने के रहेगा उसको बजट में शामिल करेंगे और बजट के लिए तैयारी कर रहे हैं और बजट का बैठक अभी फ़िलहाल में हम लोग जल्द ही करेंगे। कोरोना काल का बहाना करके बजट को इन लोगों ने आम पार्षदों के सामने और सामान्य सभा में रखा नहीं और उनके द्वारा जो दिए गए सुझाव थे जिसमें संपत्ति कर आधा किए जाने का मांग आम नागरिकों ने चुनाव के घोषणा पत्र में कांग्रेस का जो उल्लेखित था उसको करने की उन्होंने बात कही थी, जिसका उन लोगों ने उल्लेख नहीं किया है। जल कर का सरचार्ज वो जो कि 50 रुपये है प्रति माह 200 रुपये के ऊपर, उसको भी समाप्त करने की बात आम नागरिकों ने दी, पार्षदगणों ने भी दी थी, वो भी आज यथावत है। ऐसे में मुझको ये लगता है कि भाई महापौर के द्वारा आम बजट में नागरिकों से सलाह मांगना मात्र ढकोसला और सस्ती लोकप्रियता दिखाने के लिए सब कर रही है। इधर छत्तीसगढ़ के कोरबा में सड़क हादसा हो गया, जहां एक ऑटो पलट गया। इस ऑटो में करीब 16 बाराती सवार थे, जिनमें 4 साल के बच्चे सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तो रामपुर सेंदूरगढ़ के पास ये घटना हुई। दर्दनाक हादसा था। 4 साल के बच्चे की भी इस हादसे में मौत हुई। वहीं कुल मिलाकर 3 लोगों की हादसे में मौत हो गई है। 16 बारातियों से भरा ऑटो पलट गया था। खबर जांजगीर चांपा से, जहां पुलिस ने ठगी करने वाले 3 आरोपियों को अपनी गिरफ्त में लिया है। खबर है कि ये आरोपियों ने मोबाइल टावर लगाने के नाम पर 39 लाख की ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। तो कोलकाता से 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ट्रांजिट रिमांड पर आरोपियों को जांजगीर पुलिस लेकर आई है। इधर पुलिस ने आरोपियों से 25,000 रुपए कैश और कई एटीएम्स भी बरामद किए हैं। ये कार्रवाई जांजगीर सिटी कोतवाली पुलिस ने की है और ठगी करने वाले इन आरोपियों से पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। बड़े खुलासे पूछताछ में हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और पंखाजुर की बात करेंगे। नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। 3 किलो का आईडी बरामद किया है। मरकानार पुल में नक्सलियों ने आईडी लगाया था। बीडीएस की टीम ने आईडी को डिफ्यूज किया। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी लगाया गया था। हालांकि ये कोई पहली मर्तबा नहीं है, इसके पहले भी नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह से आईडी प्लान किए हैं, लेकिन सुरक्षा बल और बीडीएस की टीम की हम चौकसी ही कहेंगे। उसका नतीजा है कि समय रहते आईडी को डिफ्यूज कर लिया गया। तो सुकमा के मीरपा में 1 साल पहले हुए नक्सली हमले से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में बड़ी संख्या में वर्दीधारी नक्सली नजर आ रहे हैं, जो अपने मारे गए साथियों के शव पर अंतिम संस्कार के लिए उन शवों को ले जा रहे हैं। घने जंगलों के बीच बड़ी संख्या में महिला और पुरुष नक्सली अपने साथियों के शव यात्रा निकाल रहे हैं। हालांकि पुलिस के मुताबिक ये वीडियो 1 साल पुराना है। 21 मार्च 2020 को हुए नक्सली हमले के बाद का ये वीडियो है। नक्सलियों ने सर्चिंग पर निकले जवानों को अपना निशाना बनाया था और बता दें आपको, हमले में 17 जवान भी शहीद हुए थे। मुठभेड़ में नक्सलियों ने अपने 3 साथियों के मारे जाने की बात भी स्वीकार की थी और उन्हीं साथियों के अंतिम संस्कार का ये वीडियो है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में 1-2 दिन पहले महोदय द्वारा एक वीडियो जारी की गए थे। इसमें उनकी
3 सीपीआई माओवादी के जो पीएलजी फॉर्मेशंस का कैडर्स का अंतिम क्रियाक्रम का जो वीडियो उसमें जिक्र किए गए थे। इस प्रकार का वीडियो माओवादी तब जारी करते तब उनके कैडर्स का मनोबल डाउन होते हैं, उनके जो संगठन में यदि किसी प्रकार का कोई समस्या होते हैं, बैकफुट में होते हैं, तभी इस टाइप का वीडियो जारी करके अपना कैडर्स का मनोबल बढ़ाने के लिए कोशिश की जाती है। इधर बलरामपुर में नक्सलियों के नाम पर पर्चा फेंककर महिला सरपंच से 10 लाख रुपए की मांग करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल चांदो थाना इलाके के खजूरियाडीह गांव की सरपंच संगीता पैकरा के घर के बाहर 2 और 3 फरवरी की रात नक्सलियों की कोयल शंख जोनल कमेटी के नाम पर पर्चे फेंके गए थे, जिनमें 10 लाख रुपए की मांग की गई थी। मामले में शिकायत के बाद पुलिस ने रोजगार सहायक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि एक आरोपी फरार है। एसपी रामकृष्ण साहू ने बताया कि सरपंच और रोजगार सहायक अजय जायसवाल में आपसी अनबन थी, जिसके चलते रोजगार सहायक ने साथियों के साथ मिलकर पैसा उगाही करने के लिए पर्चे फेंके थे। विमल जो नक्सली लीडर है, उनके नाम का छद्म उपयोग जो है करते हुए एक व्यक्ति है इसमें जिसने फ़ोन किया था, है तो इस तरीके की घटनाएं हो रही है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ऐसी घटनाओं को जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके जो है इसका पर्दाफाश करना आवश्यक था, जिससे जनमानस में जो है जो क्षेत्र नक्सलियों से जो है कम प्रभावित हो रहा है या प्रभाव क्षेत्र में जो कमियां आ रही हैं। तो लोग भले ही एक जगह से दूसरी जगह मकान शिफ्ट करते हों, लेकिन पूरी की पूरी इमारत कैसे शिफ्ट हो सकती है? लेकिन ये बिल्कुल सच कर दिखाया है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। 5000 वर्ग फीट में बनी एक कोठी को ट्रक पर लादकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। इस बड़ी सी कोठी को शिफ्ट करने की कवायद पर जिसकी भी नजर पड़ी वो दांतों तले उंगली दबाने वाली है। पहले आप वीडियो देखिए, एक बड़ा सा ट्रक नजर आ रहा है, उस बड़े से ट्रक पर कोठी नजर आ रही है और कोठी को लादकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा है। 139 साल पुरानी इस 2 मंजिला इमारत में 6 बेडरूम है और इसे सैन फ्रांसिस्को के फ्रैंकलिन स्ट्रीट से उठाकर नई जगह ले जाया गया। इस इमारत को शिफ्ट करने के लिए 15 अलग अलग एजेंसियों से इजाजत ली गई थी और इसके बाद करीब 1.5 किलोमीटर की स्पीड से ट्रक आगे बढ़ रहा था और इमारत को उसकी निश्चित जगह पर पहुंचाने का काम कर रहा था। इस कोठी को शिफ्ट करने का खर्च जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इमारत को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में 3 करोड़ रुपए तक खर्च हुए और इसमें करीब 6 घंटे का समय लगा। कोठी की ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि सड़क पर कई पेड़ों की टहनियां काटनी पड़ी। इतना ही नहीं, रास्ते में कोठी की वजह से ट्रक के कुछ पहिए भी जमीन छोड़कर ऊपर उठते हुए नजर आए। चलिए, इसे 21वीं सदी का आविष्कार और चमत्कार ही हम कहेंगे कि विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि आज के वक्त में कुछ भी संभव है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।